दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 8th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कैसे हम इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। आज हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे कि कैसे लॉज ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या चीज़ है? जिसमें मल्टीपल पार्टिकल हो, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन हो और उनके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, उन पार्टिकल का अपना मास हो, तो उनका जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉज, कैसे हम न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करें उसके ऊपर। तो वो चीज़ जो है वो आज के एपिसोड में हम देखने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले की जो शुरुआत है वो एक एक्सपेरिमेंट से हम करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं कि किस तरह का हमारे पास सेटअप है और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। सेटअप बड़ा सिंपल है। एक हमारे पास रोटेटिंग डिस्क है और इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर हमने दो मासेस को रखा हुआ है। ये 200 ग्राम्स का मास है और ये हमारा 100 ग्राम्स का मास है। इनको आप एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो। इनके बीच में हमने एक थ्रेड कनेक्ट की है और ये जो थ्रेड है ये 39 सेंटीमीटर का, इनमें आप एक तरह से गैप मान सकते हो कि ये 39 सेंटीमीटर लंबी थ्रेड है। ये ऑलरेडी हम मेजर कर चुके हैं। तो अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे इन दोनों पार्टिकल का, वो जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से 26 सेंटीमीटर इस तरफ है। जहां पे मेरी उंगली है यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। यहां पे हमने एक छोटा सा फ्लैग भी लगा रखा है। आई डोंट नो आप इसको देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, बट हमने एक पिंक कलर का फ्लैग लगाया है यहां पे। ठीक है। अब ये जो फ्लैग है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा इस तरफ है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इस डिस्क को रोटेट करेंगे। तो जब हम डिस्क को रोटेट करेंगे तो डिस्क के रेफरेंस फ्रेम से, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ और इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। इसका मतलब ये भी बाहर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ये आपका डिस्प्लेस होगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर है, वो अब आपका इस तरफ जाएगा। आप बोलोगे सर इस तरफ क्यों जाएगा? अगर ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां पे होता ना, बिल्कुल सेंटर पे होता, तो ये कोई भी बाहर ना जाता। जितना इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और जितना इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसको बाहर की तरफ इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया है, थोड़ा सा इस तरफ हमने निकाल दिया है इसको, तो ऐसा करने की वजह से क्या होगा दोस्तों, ऐसा करने की वजह से क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से बाहर निकल गया है, तो जिस तरफ निकला है अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो उस तरफ ये बाहर की तरफ डिस्प्लेस होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से। सिमिलरली यहां पे एक टेंशन फोर्स आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो एक तरह से जब फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की नेट एक्सेलरेशन क्या होगी या इस सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों, वो हम आज के एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे एक कैमरा लगाएंगे इसकी रोटेटिंग फ्रेम को देखने के लिए। रोटेटिंग फ्रेम में एक कैमरे को लगाते हैं और एक कैमरा हमारे यहाँ पे टॉप व्यू को दिखाने के लिए होगा फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से। तो दोनों ही रेफरेंस फ्रेम से इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम सेटअप कर लेते हैं कैमरे को और फिर इसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं रेडी हूँ एंड अब इसको परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ से इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं एंड इनके मोशन को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो मैं इसको ज़रा ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्लो पहले हम धीरे धीरे इसको स्पीड अप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो है। फ्रिक्शन की वजह से ये बाहर नहीं आ रहे हैं, आप सब लोग जानते हो, आपने सर्कुलर मोशन में ये चीज़ पढ़ी है। अब चलिए मैं इसको ज़रा धीरे धीरे और इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इसकी स्पीड को मैं इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से बाहर की तरफ गया है। ऑब्वियसली इतना फास्ट था कि ये इतना एकदम से आप इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बट हमारे जो कैमरे हैं उनसे हम स्लो मोशन से इसको देखेंगे अब हम, और इसके मोशन को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह का मोशन था और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे मूव किया है उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके हम जो स्लो मोशन है उसको ज़रा देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा और इस एक्सपेरिमेंट से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने को देखने को मिली हैं।
मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और उस एक्सपेरिमेंट का धीरे धीरे आपको जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उनको मैं दिखाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब हमने इनको रोटेट करना स्टार्ट किया था उस टाइम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उनके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा आपका टेंशन फोर्स, और एक फ्रिक्शन फोर्स। जब तक ये मूव नहीं कर रहे थे तब तक ये 3 फोर्स आपके एक्ट कर रहे थे। और जैसे ही इन पार्टिकल ने मूवमेंट स्टार्ट किया तो इनकी लोकेशन सेंटर ऑफ जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से इनकी लोकेशन चेंज होना स्टार्ट हुई। और जैसे ही लोकेशन चेंज होना स्टार्ट हुई वहां पे एक और नया फोर्स आ गया, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से पार्टिकल की डिस्टेंस अगर वेरी कर रही है तो आपका आर चेंज हो रहा है पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उसकी वजह से आपका कोरियोलिस फोर्स भी पिक्चर में आ जाता है। तो यहां पे पार्टिकल का जो मोशन है वो एक कर्वी मोशन बन रहा है। और इंटरेस्टिंगली आप यहां पे देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास भी जो है वो रेडियली आउटवर्ड नहीं जा रहा, वो भी एक कर्वी मोशन बना रहा है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा सा बाहर की तरफ है तो जिस तरफ वो बाहर की तरफ है वो उस तरफ वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा। लेकिन यहां पे आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास का जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपकी कर्वी बन रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस सेंटर ऑफ मास के ट्रेजेक्ट्री को कैसे समझें कि सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा? अगर आपको इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस दे रखे हों तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें एक नई थ्योरी को डेवलप करना पड़ेगा, एक नए कंसेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कई सारे पार्टिकल हैं और इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो कैसे हम सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री को पकड़ें, कैसे हमारा उन पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव करेगा और किस तरफ जाएगा, वो उसकी क्या स्पीड होगी, क्या वेलोसिटी होगी। ये सारी चीजें देखने के लिए हमें एक स्टेप फर्दर आगे चलना पड़ेगा। तो पहले काम करते हैं, इसके ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, एक थ्योरी डेवलप करते हैं एंड इसको जरा फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा। अब इस एक्सपेरिमेंट से मैं ये कह सकता हूं कि जब भी आप कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हो, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं और उसके ऊपर हर एक पार्टिकल के ऊपर अगर आप कोई फोर्स एक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल मूव करेंगे, और अगर वो पार्टिकल मूव करेंगे तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी साथ साथ मूव करेगा। अब ये चीज को आप मैथमेटिकल तरीके से भी समझ सकते हो। मैथमेटिकल तरीके से कैसे समझोगे, चलिए जरा उसको देख लेते हैं। तो मैं यहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले रहा हूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले रहा हूं और मैं मान लेता हूं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मेरे पास। मैं एक ऐसा सिस्टम ले रहा हूं जिसमें कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं और यहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ऐसे ऐसे करते करते मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हर एक पार्टिकल के ऊपर अपना फोर्स कोई आपका एक्ट कर रहा है। ठीक है, जरूर नहीं है कि भाई फोर्स आपका मतलब जीरो ही हो, नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट हर एक पार्टिकल के ऊपर अलग अलग फोर्स मान लीजिए एक्ट कर रहा है। ये मान लीजिए मेरे पास F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है। ठीक है, और ऐसे ही आपका Fn है। हर एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है दोस्तों। अब इस पार्टिकल का जो मास है वो है m1, m2, m3, m4, ऐसे ही आपका mn। ऐसे इन पार्टिकल्स का अपना अपना मास है। तो इनका एक सेंटर ऑफ मास भी होगा। इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अपना कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास भी लाई कर रहा होगा। तो अगर यहां पे मान लीजिए मैं इनका सेंटर ऑफ मास ले लूं तो मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से दिखा देता हूं। ये मेरा क्या है, हर एक सारे पार्टिकल्स का मान लीजिए मेरा सेंटर ऑफ मास है ये। तो पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं तो पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इस सेंटर ऑफ मास का भी अपना एक मोशन होगा। अब सवाल यह है कि इस सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है वो कैसे हम डिफाइन करें, कैसे उसको हम देखें और कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि इस जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका एक्चुअल में मूव कर रहा होगा, उसको हम कैसे देखेंगे। तो हमने प्रीवियस एपिसोड्स में सेंटर ऑफ मास को देखा है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं सेंटर ऑफ मास की, तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो वहां पे इंटीग्रेशन की जगह पे समेशन इस्तेमाल होगा दोस्तों। तो समेशन ऑफ fi into xi tilde डिवाइड बाय टोटल मास m, i फ्रॉम 1 to n। ये हमने x कोऑर्डिनेट निकाला था हमारा सेंटर ऑफ मास का। ऐसे आप y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो ना भाई।
y कोऑर्डिनेट क्या होगा, समेशन ऑफ mi yi टिल्डा डिवाइड बाय टोटल मास mi फ्रॉम 1 to n। ठीक है जी, ये yi टिल्डा और xi टिल्डा ये क्या है, जैसे मान लीजिए m1 ले रहे हो, i की वैल्यू 1 ले रहे हो, तो ये x1 m1 बन जाएगा और ये x1 टिल्डा बन जाएगा। x1 टिल्डा का मतलब जो पहला मास है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पे लाई कर रहा है ना, m1 जो मास है उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 टिल्डा कोमा y1 टिल्डा। अगर मैं 2D ले लूं तो, अगर मैं 2D में ले लूं तो ये x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है और यहां पे मैं ओरिजिन ले लेता हूं। तो हर एक मास का जो सेंटर ऑफ मास है, हर एक पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका इनके यहां पे लाई करेगा। ठीक है, तो उनका सबका अपना अपना कोऑर्डिनेट होगा ना, तो उसको मैं टिल्डा की टर्म्स में लिख रहा हूं। जैसे पहला पार्टिकल है उसका मास m1 है और उसका सेंटर ऑफ मास x1 टिल्डा एंड y1 टिल्डा पे है, तो ऐसे ही हर एक का अपना अपना होगा। तो इस तरह से आप ओवरऑल सिस्टम का जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन सब का आप सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका x कोऑर्डिनेट x बार बन जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट y बार बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो इन जनरल मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरा पहला पार्टिकल है, तो यहां से इसकी जो पोजीशन होगी उसको मैं r1 से दिखा सकता हूं। दिस इज r1। तो r1 का एक x कोऑर्डिनेट है और r1 का एक y कोऑर्डिनेट है, या कह सकते हो आप r1 टिल्डा, इसको r1 टिल्डा से बोल दो आप। ऐसे ही जो पार्टिकल 2 होगा उसको मैं कैसे दिखाऊंगा बताओ जरा, r2 टिल्डा, r2 टिल्डा। सही है, तो इसके प्रोजेक्शन से आप क्या कर सकते हो, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, जिसको हम x2 टिल्डा एंड y2 टिल्डा बोलेंगे। सही है, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इसकी पोजीशन को आप ओरिजिन से क्यों मेजर कर रहे हो, तो बिकॉज आपको इसका भी तो जो ये इसका जो कोऑर्डिनेट नजर आएंगे, जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट नजर आएगा वो क्या होगा बताओ, फिर उसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा, जरा देखो ये मेरा सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे और इसको मैं बोल सकता हूं r बार। तो r बार की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर मैं r बार को लिखना चाहूं तो आप ये कह सकते हो r बार विल बी इक्वल टू mi टिल्डा, और ध्यान रखना ये वेक्टर भी है, इसमें वेक्टर एडिशन होगा क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों ही है, तो ये सब वेक्टर हैं भाई, ये ध्यान देना, ये r जो लिखे हैं ना ये सारे वेक्टर हैं। ठीक है, अगर x लेना है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट लो, इसका भी x कोऑर्डिनेट लो, ये वाला आ जाएगा ना भाई। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, समेशन i फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाई टोटल मास m। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है एक तरह से, इसमें x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों ही आ गए। इसको अगर आप अलग अलग करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जरा देखिए x बार i कैप प्लस y बार j कैप इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 to n mi, और इसको मैं कैसे लिख रहा हूं जरा देखिए, xi टिल्डा i कैप प्लस yi टिल्डा j कैप डिवाइड बाई टोटल मास m। इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हो। तो i कैप कंपोनेंट अलग कर लो तो ये आ जाएगा, फिर j कैप कंपोनेंट अलग कर लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो दोस्तों। अब यहां से अगर मैं फर्दर इसको देखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि टोटल मास m, जो सारे जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का इकट्ठा मास कर दो m इंटू r बार क्या है बताओ जरा, ये सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri टिल्डा i फ्रॉम 1 to n। सही है जी। अब अगर मैं इस समेशन को ओपन कर दूं तो मैं कह सकता हूं टोटल मास m इंटू r बार इज इक्वल टू m1 r1 टिल्डा प्लस m2 r2 टिल्डा, और ये वेक्टर है भाई, ध्यान देना इनके अंदर x एंड y कंपोनेंट दोनों ही हैं। जैसे r1 टिल्डा की बात करूंगा तो इसका एक x कोऑर्डिनेट आएगा, एक y कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना भाई, अप टू mn rn टिल्डा। सही है जी, इस तरह से आप लिख सकते हो और इस m को फिर नीचे ला सकते हो, इस m को आप यहां पे लिख सकते हो 1/m, या फिर चलो 1/m ना भी लाओ, आप यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, कैपिटल M इज टोटल मास। कैपिटल M क्या है जरा देखिए, कैपिटल M है सारा सबका जोड़ के जो टोटल मास बनेगा ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, उसको मैं कैपिटल M लिख रहा हूं।
तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गई। अब ये रिलेशन तो हमें उस चीज को प्रूव नहीं कर रही है कि भाई जब इसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे इन सारे पार्टिकल्स के ऊपर, तो सारे पार्टिकल आपस में मूव कर रहे होंगे भाई, कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ये भी आपका मूव कर रहा होगा अकॉर्डिंगली। अब मुद्दा ये है कि यहां से तो आप वो चीज प्रूव नहीं कर पा रहे हो, यहां से हम प्रूव कर पा रहे हैं। अगर मैं बोथ साइड इसका डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जरा देखिए क्या बनेगा आपके पास। मैं इधर से रब कर रहा हूं दोस्तों इसको, इसका काम हमारा हो गया है। तो अब अल्टीमेटली हम इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गए जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमने मर्ज कर रखे हैं, ठीक है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें, ये वेक्टर है भाई, ये ध्यान देना भाई, ये सब वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा m इंटू, जरा देखिए अगर मैं बोथ साइड इसका डेरिवेटिव ले लूं तो मैं कह सकता हूं m इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर बार इज इक्वल टू m1 डी बाई डी टी ऑफ r1 टिल्डा प्लस m2 डी बाई डी टी ऑफ r2 टिल्डा एंड प्लस mn डी बाई डी टी ऑफ आर एन टिल्डा। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो दोस्तों, सही है। अब जरा देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया कैपिटल M इज टोटल मास इनटू v, और ये v क्या है, ये v है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वेक्टर था तो ये भी वेक्टर ही आएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू v1, v1 टिल्डा लिख देता हूं मैं इसको, ये वेक्टर है ध्यान रखना, ये भी वेलोसिटी है, ठीक है। बट ये किसकी वेलोसिटी बताओ, जो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है, प्लस m2 इंटू v2 टिल्डा प्लस अप टू mn इंटू vn टिल्डा। ये सब वेलोसिटी है भाई, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, इनमें वेक्टर है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो इस चीज को। आप यहां से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल वेलोसिटीज पता है इनकी, तो आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, ठीक है। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हो अब कि अगर इंडिविजुअली पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी मूव करेगा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, इस m को नीचे ले आओ भाई। इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हो डायरेक्शन के साथ, मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों ही पता चल जाएंगे आपको कि कैसे आपका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा। आई होप आपको एक क्लियर हुआ यहां से। आप यहां से ये भी कर सकते हो कि इंडिविजुअल मोमेंटम, इसको बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो हमने क्या किया, हर एक पार्टिकल का अपना अपना मोमेंटम जो है उसको ऐड किया है, वेक्टर एडिशन किया है। ये वेक्टर है भाई, ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। आगे चल के पढ़ोगे भैया, पहला पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम है, ऐसे ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम है। तो सबका अगर इंडिविजुअल पार्टिकल का मैं मोमेंटम ऐड कर दूंगा तो उसको आप लिख सकते हो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप कह सकते हो दिस इज द मोमेंटम ऑफ, अगर आप सारे पार्टिकल का एक मास दिखा दो कैपिटल M, तो उस कैपिटल M का मोमेंटम क्या बनेगा, रिजल्टेंट मोमेंटम आप कह सकते हो उस चीज को। आई होप आपको समझ आया ये, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो मैं क्या कह सकता हूं, जरा देखिए। फर्दर अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो मैं कह सकता हूं कि कैपिटल M इंटू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to m1 d by dt of v1 tilde plus m2 d by dt of v2 tilde plus up to mn d by dt of vn tilde। इस तरह से लिख सकते हो। और ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 इंटू a1 tilde प्लस m2 इंटू a2 टिल्डा प्लस अप टू mn इंटू an टिल्डा। आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। एक्सेलरेशन अगेन वेक्टर है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी। टिल्डा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं इंडिविजुअल पार्टिकल का लिख रहा हूं, इसलिए टिल्डा वर्ड टिल्डा लगा रहा हूं ऊपर, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, ये क्या चीज है बताओ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या चीज है, ये है मेरा f1, और ये क्या है बताओ, ये है मेरा f2 प्लस अप टू क्या बन गया fn। ये तो मजे आ गए भाई। और ये बन गया कैपिटल M टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी निकालनी हो तो भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जो इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट कर रहे थे पार्टिकल के ऊपर उन सब का आप क्या कर लो, वेक्टर एडिशन कर लो और उसको फिर डिवाइड कर दो टोटल मास से।
टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, ये एक तरह से न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ही तो हो गया भाई। रिजल्टेंट फोर्स आ गया ना ये सारा, मतलब आपने क्या कर दिया, इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर मास फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, अगर मैं उस सारे इंडिविजुअल पार्टिकल को एक सिस्टम का हिस्सा मान लूं तो नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, वो ये कर रहा है। तो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास सेंटर ऑफ मास की, एंड इट कम्स आउट टू बी एफ नेट। सबका रिजल्टेंट निकाल लो भाई, सिस्टम पे कितना लग रहा है डिवाइड बाय टोटल मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जितने भी हैं उन सब का मास निकाल लो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते थे। एक तरह से सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ही लग गया है, तो ठीक है, बस इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल ले रहे थे हम और उन सारे पार्टिकल को एक सिस्टम में दिखा रहे थे। हमने उस सारे पार्टिकल का एक सिस्टम मान लिया। तो आप ये कह सकते हो उसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स जितने भी लग रहे हैं पार्टिकल्स के ऊपर उन सब का सम कर दो, तो एफ नेट आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाई उन सारे पार्टिकल का मास का सम कर दो, तो वो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि जब भी आपके ऐसे दो पार्टिकल, जब भी या दो से ज्यादा पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है दोस्तों, जैसे 3 पार्टिकल हैं या 2 पार्टिकल हैं, अब 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं या एक मूव कर रहा है एक रुका हुआ है, तो अगर मैं कोई सिस्टम के अंदर सिर्फ उन दोनों पार्टिकल को कंसिडर कर लूं, तब मैं अपना कोई सिस्टम अज्यूम कर रहा हूं, एक इमेजिनरी सिस्टम अज्यूम कर लो आप, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिस्टम इस तरह का अज्यूम कर लो जिसमें केवल वो 2 ही पार्टिकल हैं। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अगर वो मूव कर रहे हैं या एक भी उनमें से मूव कर रहा है तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी अकॉर्डिंगली मूव कर रहा होगा, और उसके सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन आएगी वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि उसकी जो वेलोसिटी आएगी सेंटर ऑफ मास की वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ और यहां से आप ये चीज निकाल सकते हो। अब चलिए, अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे पास इसकी एक प्रॉपर क्लैरिटी हमें मिल जाए, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल करते हैं। सवाल कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास एक, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, 2D ले रहा हूं बस, एक्स कैप एंड वाई कैप। पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं 2 या 3 पार्टिकल ले लेता हूं। ये जो पार्टिकल है इसका मास है मान लीजिए 10 किलोग्राम, और इसकी एक लोकेशन दे रखी है, एक्स में मान लीजिए मेरे पास 1 है एंड वाई में मेरे पास ये 2 है। इसकी लोकेशन दे रखी है पार्टिकल की। ऐसे यहां पे एक और पार्टिकल है, इसका जो मास है वो है 5 किलोग्राम और जो लोकेशन है वो x में है -2, y में है 1। एक पार्टिकल मैं यहां पे ले लेता हूं, ये मेरा ओरिजिन है, ध्यान देना, ठीक है। एक पार्टिकल मेरा यहां पे है और इसका जो मास है वो है मान लीजिए 20 किलोग्राम और इसकी जो लोकेशन है वो x में है 1, y में -1। इस तरह से इस पार्टिकल की लोकेशन दे रखी है। इनके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का, और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री का। यहां पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो इधर एक्ट कर रहा है और वो है मान लीजिए मेरे पास 5 न्यूटन का, और यहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है मान लीजिए मेरा इस तरफ और वो है 20 न्यूटन का। इस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सवाल क्या है सुनिए, ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखाए गए हैं आपको, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये लोकेशन थी मासेस की एंड ये फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। सवाल ये है कि आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आपको कैलकुलेट करनी है दोस्तों कि क्या होगी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद इसका हम दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने अभी देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास निकल के आती है दैट कम्स आउट टू बी F1 + F2 + F3। 3 ही है तो तीनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय टोटल मास कर दो आप, तो टोटल मास करोगे तो 35 किलोग्राम जो है ये आप कर सकते हो। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, इस F1 की वैल्यू को जरा
पुट करते हैं तो F1 कितना है बताओ जरा। अब इनका वेक्टर एडिशन करना है। अब आपको मैंने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया था कि जब भी ऐसे आ जाएं तो इनके साथ इनका एंगल भी है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको ऐड करने के लिए एक काम कर सकते हो। जरा देखो इस तरह से लिख लो आप इनको। F1 की वैल्यू कितनी है, इसको मैं पार्टिकल नंबर 1 बोल रहा हूं, सोचिए इसको मैं पार्टिकल नंबर 2 बोल रहा हूं और इसको मैं पार्टिकल नंबर 3 बोल रहा हूं। मैं सर्कल में दिखा देता हूं, ठीक है। तो पार्टिकल नंबर 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 लग रहा है, बट एंगल है 45 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे पोलर फॉर्म में लिख लेता हूं। अगला जरा देखिए, अगला क्या है, पार्टिकल नंबर 2। पार्टिकल नंबर 2 पे फोर्स कितना है बताइए, 5, और कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर है मेरी, उसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। ये कितना है बताओ जरा, ये है मेरा 20 न्यूटन और एंगल है 180 डिग्री। तो इन सबको आप ऐड कर दो, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई टोटल मास 35 किलोग्राम, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो चलिए जरा मैं इसको कैलकुलेट करता हूं एक बार। तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो सुनील जी एक बार मुझे कैलकुलेटर दे दें, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। थैंक यू। तो मेरे पास कैलकुलेटर आ गया है दोस्तों, मैं जरा इसको सम कर देता हूं और जरा चेक करता हूं कि क्या बन रहा है ये। तो 10 एंगल 45, वैसे आपको बिना कैलकुलेटर के सोल्व करना है भाई, बिकॉज आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। बट मेरे पास, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी रहती है, मुझे थोड़े ज़्यादा चीज़ें करानी होती हैं, टाइम भी हमारे पास कम रहता है क्लास का। एनीवे, तो ज़रा देखिए दोस्तों, हमारे पास जो आंसर आया है वो मेरे पास आ गया है, और वो मैंने निकाल दिया है आपका 0. एक बार आप लोग चेक कर लें, 0.505 एट एन एंगल ऑफ 136.96 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन आ गई है सेंटर ऑफ मास की। अब इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका i कैप कंपोनेंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0.505 cos 136.96 प्लस, और ये i कैप की तरफ है, ध्यान देना भाई, ये i कैप कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, और 0.505 sin 136.96 जे कैप। अब कुछ स्टूडेंट को पता ना हो कि सर ये कैसे आपने वेक्टर एडिशन कर दिया इनका, तो आप एक काम करो, इनको आई कैप जे कैप में ब्रेक कर लो ना भाई। जैसे इसको अगर आप देखोगे तो इसको आप लिखोगे 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। ये मेरा ये वाला फोर्स है, ये तो पूरा ही जे कैप की तरफ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 जे कैप, और इसको आप क्या लिखोगे, -20 आई कैप। तो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबका आई कैप जोड़ दो, सबका जे कैप जोड़ दो, तो बन जाएगा 10/√2 आई कैप इसमें है, और यहाँ पे -20 है, तो -20, ये तो आई कैप कंपोनेंट हो गया भाई। एंड जे कैप में सिर्फ एक ही कंपोनेंट नहीं, जे कैप में भी दो है, एक तो 5 वाला है और एक ये वाला है, तो 5 + 10/√2 जे कैप। इस तरह से आप एफ नेट निकाल सकते हो, नेट फोर्स आप निकाल सकते हो। इस सिस्टम ऑफ 3 जो पार्टिकल का जो सिस्टम था उसके ऊपर एफ नेट आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर उसको मास से डिवाइड कर दो 35 से, तो आपके पास एक्सेलरेशन इस तरह से आ जाएगी। डायरेक्ट भी आप एंगल की टर्म्स में ऐसे लिख के और आप इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये सीखा हुआ है तो आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे मैंने किया है। तो अब मैं जरा बता देता हूँ इसकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास, इन दोनों की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 1 मिनट रुकना भाई, तो ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास जो आई कैप कॉम्पोनेंट आया है एक्सेलरेशन का, कम्स आउट टू बी -0.369, ये आई कैप कॉम्पोनेंट आ गया। एंड जो जे कैप कॉम्पोनेंट है इट कम्स आउट टू बी 0.345 जे कैप। ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगी किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसी का दूसरा पार्ट जरा देखिए। दूसरा पार्ट क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी हर पार्टिकल की 0 है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज 0, अगर हर एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड।
ये कह रहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो है हर एक पार्टिकल की 0 है, तो आपको ये बताना है कि 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है वो कहां पे होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। जरा देखिए, एक्सेलरेशन मेरी आई कैप की तरफ कांस्टेंट है और जे कैप की तरफ भी कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कांसेप्ट यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, जरा देखिए कैसे। सबसे पहले काम करते हैं, पार्टिकल की इनिशियल लोकेशन आपको दे रखी है इंडिविजुअल पार्टिकल की, तो एक काम करते हैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं भाई, अब इसकी मेरे पास कोई जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो इसको मैं रखता हूं अपने पास। ठीक है, बाकी मेरे पास कोई जरूरत नहीं खास, तो इसके लिए मैं इनको रब कर देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई सेंटर ऑफ मास की, तो एक काम करते हैं एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की इनिशियल लोकेशन निकालते हैं। ठीक है, इनिशियल लोकेशन, तो इनिशियल लोकेशन कहां पे आएगी ये जरा देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले एक्स बार निकालो। एक्स बार कैसे निकालोगे भाई, m1 x1 टिल्डा, तो x1 टिल्डा तो यहीं पे है, 1 पे ही है भाई, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पे तो लाई करेगा। पार्टिकल ले रहा हूं ना मैं, तो पार्टिकल का साइज तो नेग्लिजिबल होता है, तो जहां पे पार्टिकल लोकेटेड है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो 10 × 1 कर दो, m1 x1 टिल्डा प्लस m2 x2 टिल्डा 20 × 1 कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है बताओ, उसके बाद m3 x1 टिल्डा, तो ये बन जाएगा m3 कितना है 5 और x3 टिल्डा है मेरे पास -2 डिवाइड बाय टोटल मास इज 35 किलोग्राम। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया जरा देखिए, ये बन गया 20 और 10 30, ये कट गया ना भाई यहां से, तो 20/35, ये तो x बार आ गया सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, ऐसे ही y बार निकाल लेते हैं, तो y बार क्या बनेगा, m1 × y1 टिल्डा विच इज 2 प्लस m2 × y2 टिल्डा इज -1 प्लस m3 × y3 टिल्डा डिवाइड बाई टोटल मास 35, तो ये कितना बन जाएगा बताइए 20, ये 20 कट गया 5/35। तो आपके पास इनिशियल लोकेशन आ गई है सेंटर ऑफ मास की, और इनिशियल लोकेशन क्या है, इसको 5 से काट दो, बल्कि 5 × 20, 5 × 7 35, 4/7 तो x कोऑर्डिनेट आ गया एंड 1/7 आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो जो लोकेशन है वो है 4/7, 1/7, ये x एंड y बार आ गया। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल लोकेशन हमें पता चल गई है। एक बार देख लीजिए भाई, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए बस मुझसे। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास इनिशियल लोकेशन कहां पे है। अब क्योंकि इनके पास इंडिविजुअल पार्टिकल के पास इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो सेंटर ऑफ मास की भी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, जो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो आपकी 0 आएगी। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल लोकेशन ये है। इंडिविजुअल पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ मास के पास भी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं आएगी, लेकिन वो एक्सेलरेट हो रहा है, इसके पास ये एक्सेलरेशन है दोस्तों। x की तरफ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और y की तरफ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो यहां पे मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूं। कैसे, हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v = u + at होता है, हमने ये काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल में पढ़ा है। सेम कंसेप्ट अब मैं यहां पे लगा रहा हूं। तो जरा देखिए, अगर मैं x फाइनल की बात करूं, सेंटर ऑफ मास का फाइनल जो लोकेशन आएगा, x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इनिशियल लोकेशन, वो कितना है 4/7, ये मेरी इनिशियल लोकेशन है, प्लस इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होती है ut + ½ at² होता है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जरा देखो ना, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ी होगी, s = ut + ½ at², कितना डिस्प्लेस हुआ है ये। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल, इनिशियल को मैं इधर ले गया x कोऑर्डिनेट को, तो 4/7 प्लस ut + ½ at², u तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है ना, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको मैं 0 करूंगा, प्लस ½ a की जगह पे क्या है बताओ, x की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है नेगेटिव, तो -0.369 एंड t की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ये लो जी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की फाइनल जो लोकेशन आएगी उसका x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। तो इसको जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं दोस्तों, ये कितना है बताइए, 4/7 तो यहां पे आ गया एंड माइनस ये बन जाएगा 0.369 × 4, 0.369 × 4/2। ठीक है, तो ये जो निकल के आ रहा है ये है -0.167,
0.167, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया, फाइनल लोकेशन आ गई सेंटर ऑफ मास की आफ्टर 2 सेकेंड। ऐसे ही आप जो है y बार फाइनल निकाल सकते हो, और वो क्या होगी बताओ, इनिशियल y लोकेशन विच इज 1/7 प्लस 0, इनिशियल y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो ut की वैल्यू 0 होगी, प्लस हाफ एक ही जगह पे एक्सेलरेशन कितना है बताओ जरा, 0.345 और t का मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 काट दो भाई, तो अल्टीमेटली क्या बना बताओ, सेंटर ऑफ मास की जो फाइनल लोकेशन आएगी उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो हम निकाल सकते हैं यहां से, तो 1/7 ओहो 1/7 प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.345, ठीक है जी। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.833, ये हमारे पास क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया फाइनल लोकेशन का। तो अल्टीमेटली जो फाइनल लोकेशन बनेगी उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो बनेगी -0.167, 0.833, ये मेरा फाइनल आंसर है भाई। आफ्टर 2 सेकेंड इनिशियली यहां पे था और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी उसके पास, सेंटर ऑफ मास के पास, फाइनली 2 सेकंड के बाद वो यहां पे पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी किस तरह से हम लोकेशन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की, फाइनल लोकेशन 2 सेकंड के बाद कैसे हम लोग निकालेंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर अगर किसी एक पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी दे देते, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी दे देते इसको, तो फिर इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दी है u1 मैंने 5 मीटर पर सेकेंड और वो आई कैप की तरफ है, फिर क्या होता, बाकियों की कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ऐसे केस को हम फिर कैसे करते हैं, और इसी क्वेश्चन में अगर फिर से हमें लोकेशन बतानी होती तो कैसे निकालते हैं। तो ऐसे केस में आप एक काम करो, इसका u1 5 आई कैप है, इसका u2 जो है वो आपका 0 है, ठीक है, और इसका जो u3 है वो आपका 0 है। अब क्या करोगे, अब आप पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे सेंटर ऑफ मास की। अब आप बोलोगे सर वो कैसे निकालेंगे, वो बड़ा आसान है भाई, तो आप जानते हो कि v सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी सेंटर ऑफ मास की वो आएगी m1 u1, तो बन जाएगा 10 × 5 आई कैप, सो 50 आई कैप, बाकी तो 0 ही आएंगे भाई, डिवाइड बाय टोटल मास 35, ठीक है, तो कट गया 10/7 आई कैप, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, इनिशियल वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है फॉर्मूला लगाया ना, यहां पे x कोऑर्डिनेट आ गया ना इनिशियल वेलोसिटी का, तो ये पुट कर देंगे बस यहां पे, और इनटू t भी करोगे, टाइम 2 सेकंड का, ये भी लिखोगे, ठीक है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, सेम वही लगाना है, लेकिन y कोऑर्डिनेट में ये 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे ना फाइनल लोकेशन, उसमें ये ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओगे तो u y की तरफ है ही नहीं ना, तो वहां पे आप 0 लोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी होती किसी एक पार्टिकल की, बाकियों की नहीं दे रखी होती, तो कैसे करते हैं, या हो सकता है 2 की दे रखी होती, तो कुछ नहीं करना, आपको सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेनी है, और उसके बाद जो आपको फाइनल लोकेशन है उसके लिए ut प्लस हाफ एट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरे पास कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होती तो फिर हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते, ठीक है, ये आपने काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में पढ़ा है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पूरी समझ आई कि कैसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सेंटर ऑफ मास की जो मूवमेंट होती है, उसका जो मोशन होता है, वो हम कैसे देखते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।